जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है विक्रम कुमार। आज इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? द रेवोल्यूशनरी के बारे में। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले थोड़ा सा आप रिकनेक्ट कर लीजिए पुराने टॉपिक को जो हमने पढ़ा था। कंजर्वेटिज्म को पढ़ा था 1815 के बाद किस तरह से पूरे यूरोपियन कंट्रीज में यूरोप का सेटलमेंट करते हुए कंजर्वेटिज्म रिस्टोर हो गया था। किस तरह से सेटलमेंट हुआ था कांग्रेस ऑफ वियना के थ्रू, वो आपने समझा था। अभी इस टॉपिक को द रेवोल्यूशनरी को मैंने छोटे छोटे 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है कि कौन थे रेवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारी, द क्रांतिकारीज कौन थे, कहां से आए थे ये लोग, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था इनका, क्या उद्देश्य से आए थे ये रेवोल्यूशनरीज। इस रेवोल्यूशनरी में एक वेल नोन रेवोल्यूशनरी ग्यूसेप मजीनी या ग्यूसेपी मजीनी के बारे में पढ़ेंगे, जो इटली के रिफॉर्मेशन के लिए, इटली में जो यूनिफिकेशन होता है उसका एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल होता है इनका, उनके बारे में जानेंगे। और ग्यूसेपी मजीनी एक रेवोल्यूशनरी होते हुए उनका आइडिया क्या होता है, इसे पढ़ेंगे। तो मैंने टॉपिक को 4 भागों में, छोटे छोटे 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। द रेवोल्यूशनरीज, रेवोल्यूशनरी से आप क्या समझते हैं? कौन थे रेवोल्यूशनरीज? क्रांतिकारी, जो रेवोल्यूशन लाते हैं। ठीक है। ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रेजिम द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रोव मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। मतलब समझिएगा, देखिए एरिस्टोक्रेट क्लास, मिडिल क्लास के बाद आपने पढ़ा था न्यू कंजर्वेटिज्म। ठीक है। तो लिबरल कौन थे, कंजर्वेटिव कौन थे, ये आपको क्लियर है। अगर ये क्लियर है पिछले वीडियोस के थ्रू, तो अभी आप इसे आसानी से समझ जाएंगे। क्या है? देखिए कंजर्वेटिव रिजिम जब 1815 में स्टैब्लिश हो गया था, तो उस समय पे पावर में कंजर्वेटिव थे, यानी मोनार्क थे। अब जो लिबरल नेशनलिस्ट हैं, लिबरल नेशनलिस्ट वो लोग हैं जो इक्वालिटी में बिलीव करते थे, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट बाय कंसेंट, इक्वल राइट्स की बात करते थे, वो लोग अंडरग्राउंड हो गए। क्योंकि पावर में कौन आ गए? कंजर्वेटिव आ गए। तो कंजर्वेटिव लोग जो 1815 में है, उन दौरान क्या हुआ, बहुत सारे लिबरल नेशनलिस्ट जो कंजर्वेटिव रिजीम के अगेंस्ट थे, वो अंडरग्राउंड हो गए। भैया अपना अपना बोरिया बिस्तर समेट लो और गुल हो जाओ। तो वैसा इन्होंने किया। ये सारे के सारे लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड हो गए। ठीक है। और फॉर्मेशन ऑफ सीक्रेट सोसाइटी, इन्होंने कुछ कुछ सीक्रेट सोसाइटी भी बनानी शुरू की। सीक्रेट सोसाइटी का मतलब होता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका कोई एक ऑथेंटिकेशन ना हो, लीगली ना वो काम करता हो, बट सीक्रेटली, खुफिया तौर पे काम कर रहा है। यहां पे क्या होता था? यहां पे रेवोल्यूशनरीज को ट्रेनिंग दी जाती थी कैसे लड़ना है, और आइडियाज को स्प्रेड किए जाते थे। आइडियाज का मतलब क्या है कि इनका क्या विजन है टुवर्ड्स द कंट्री, ये क्या चाहते हैं, किस तरह की सोसाइटी चाहते हैं, इसके बारे में ये आइडियाज को डिस्कस करते थे इन सीक्रेट सोसाइटी के द्वारा। ठीक है। तो रेवोल्यूशनरीज वो लोग हैं जो वापस से कंजर्वेटिव रिजीम के अगेंस्ट में लड़ेंगे। ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है रेवोल्यूशनरीज का? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेवोल्यूशनरीज? इन क्रांतिकारियों, ये क्रांतिकारी हुए तो किसी उद्देश्य के थ्रू आए होंगे, कोई तो ऑब्जेक्टिव रहा होगा। तो क्या ऑब्जेक्टिव रहा? कमिटमेंट टू अपोज मोनार्कियल फॉर्म that had been established in 1815 वियना ऑफ कांग्रेस। अगर थोड़ा सा पिछला रिमेंबर है तो वियना ऑफ कांग्रेस 1815 में हुआ। पर्शिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रशिया, इन सभी ने मिलकर के एक ट्रीटी ऑफ वियना साइन किया था। और उसके बाद मोनार्क यानी बर्बन डायनेस्टी फ्रांस में एस्टेब्लिश हो गई। जो इटली का सदर्न पार्ट है, टू स्टेट सिसिली, किंगडम ऑफ टू स्टेट सिसिली, वहां पे भी स्पेन की बर्बन डायनेस्टी आ गई। फ्रेंच नेशन जो है उसके अराउंड में बाउंड्री सेटअप कर दिए गए ताकि फर्दर एक्सटेंशन को रोका जाए। तो ये सारे, और जो कंजर्वेटिव रिजीम है हर जगह वापस से आ गया। ऑस्ट्रिया को दे दिया गया लोम्बार्डी और वेनिस का एरिया। तो ये ओवरऑल कंजर्वेटिव रिजीम किया था इन्होंने। तो ये मोनार्कियल फॉर्म दोबारा से आ गया था, और मोनार्कियल फॉर्म के अगेंस्ट में तो लिबरल लड़ रहे थे। तो ये रेवोल्यूशनरीज क्या करेंगे? ये रेवोल्यूशनरीज उसी को अपोज करने के लिए कमिटमेंट करते हैं। ठीक है। फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम। फ्रीडम और लिबर्टी कब आएगा? जब मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट खत्म हो जाएगा। तो फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम। क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट, राष्ट्र राज्य बनाने की कोशिश एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। सबसे मेन स्ट्रगल क्या था? अगर फ्रीडम चाहिए तो नेशन स्टेट बनाना होगा। ठीक है। मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बिल्कुल अपोज करना होगा, उसे फिर से जड़ से उखाड़ के फेंकना होगा। तो ये तो इनका ऑब्जेक्टिव हो गया। अब एक नाम आता है इटली के रेवोल्यूशनरीज में, जैसे हमारे यहाँ भगत सिंह का नाम आता है, हमारे यहाँ महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बहुत सारे जो लीडर्स रहे जिन्होंने देश के लिए कुछ किया, उनमें से वैसे ही इटली में से एक आते हैं
ग्यूसेपे मजीनी, एक फिलोसफर, पॉलिटिशियन, राइटर, ठीक है। इन्हें हार्ट एंड सोल भी कहा जाता था, इटली का हार्ट एंड सोल कहा जाता था। यूनिफिकेशन ऑफ इटली में जब ग्यूसेप गैरिबाल्डी और काउंट कैवियोर को पढ़ेंगे तो इनका भी जिक्र आएगा, ग्यूसेप मजीनी, इनका भी एक सिग्निफिकेंट रोल रहा है, ठीक है। 1807 जन्म हुआ जिनेवा में। जिनेवा अगर आपको याद हो तो जब यूरोपियन सेटलमेंट हुआ था कंट्री के आसपास, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि इटली जो है, इटली के पिडमोंट में इसे मर्ज कर दिया गया था। अब यूनिफिकेशन ऑफ इटली पढ़ेंगे तो वहां पे मैं बताऊंगा आपको कि इटली किस तरह से 7 छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड था। तो उसमें से एक पिडमोंट हुआ करता था, तो उसी पिडमोंट में जेनेवा को ऐड कर दिया गया, और यही जेनेवा शहर है, सिटी है, जहां 1807 में इस रेवोल्यूशनरी का जन्म होता है, ठीक है। डिटेल में इनकी पर्सनल लाइफ के लिए बायोग्राफी देखिए, बाकी जो चीजें आपकी एनसीईआरटी में है वो हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो बिकम मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनरी। कार्बोनरी एक सीक्रेट सोसाइटी हुआ करती थी, बेसिकली ये कोल वर्कर की एक ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है। तो ग्यूसेप मजीनी इस सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बन जाते हैं 1829 में। एनसीईआरटी में हालांकि नहीं है, बट फिर भी अगर आपको याद रखना रख सकते हैं, सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बन जाते हैं कार्बोनरी के। और अगर कुछ भी आप किसी भी देश में रह करके उसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अगेंस्ट में करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ट्रिजन का केस आप पे आएगा, आप पे राजद्रोह चलाया जाएगा, ठीक है, सेडिशन का केस होगा। तो इसके कारण क्या हुआ, ये एग्जाइल पे चले गए 1831 में, ठीक है। घूमते रहे, जब 24 साल के थे तो ये एग्जाइल पे चले गए, और बहुत ही यंग एज है, और कई बार इन्होंने अटेम्प्ट किया कि वहां पे बाहर से रहते हुए उस देश के अंदर किसी भी सोर्स के थ्रू रेवोल्यूशन को एक कहीं ना कहीं राइज किया जाए, ताकि वहां के लोग यूनिफिकेशन के लिए तैयार हो, ठीक है। तो ही वाज सेंट टू एन एग्जाइल इन 1831 एट द एज ऑफ 24, अटेम्प्टिंग रेवोल्यूशन इन लिगुरिया। इस शहर में रहते, इस शहर के अंदर रेवोल्यूशन को उन्होंने कई बार अटेम्प्ट किया, बट ही वाज फेल्ड, ठीक है। फॉर्म 2 सीक्रेट सोसाइटी, उन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटी बनाई। एक है यंग इटली इन मर्सेलियस। मर्सेलियस अगर आपको याद हो, मर्सेस सॉन्ग द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, तो फ्रांस मर्सेज, फ्रांस के अंदर यंग इटली इन फ्रांस मर्सेलियस, और दूसरा यंग यूरोप इन बर्न, बर्न है आपका स्विट्जरलैंड में। तो ये 2 सीक्रेट सोसाइटी इन्होंने बनाई, ठीक है। हो सकता है एक छोटा सा शॉर्ट नोट आ जाए आपके क्वेश्चन में कि भाई शॉर्ट नोट लिखिए। दूसरा आ सकता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन कि कौन से 2 सीक्रेट सोसाइटी इन्होंने बनाया। अब समझिए आइडिया क्या था ग्यूसेप मजीनी का। ग्यूसेप मजीनी जो थे, ये थे, इनकी ये छवि थी, ये लिखते थे। लिखना एक तरह से समझिए कि किस तरह से कविताएं या कोई पोएट्री पूरे लोगों को यूनाइट करती है, तो ये लिखा करते थे। तो इनका आइडिया क्या था, आइडिया ऑफ ग्यूसेप मजीनी, he believed that God had intended nation to be a natural unit of mankind, ठीक है। इनका बिलीफ था कि भगवान भी यही चाहते हैं कि जो नेशन है वो नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड होता है। देखिए किससे एसोसिएट किया है, भगवान से, ठीक है। इंसान कभी ना कभी भगवान से नहीं तो प्रेत से डरता है, ये भगवान से रिलेट कर रहे हैं। तो गॉड भी क्या चाहते हैं, दैट कि नेशन जो है नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड होना चाहिए, ठीक है। अब लोगों के पास जब ये मैसेज जाएगा, उनका बिलीफ जो है, इनकी जो बातें हैं लोगों तक जाएगी, तो लोग ऑब्वियस है कि इस बात से कनेक्ट कर पाएंगे कि भगवान भी चाहते हैं, तो हम कौन होते हैं, हम तो इंसान है फिर भी। तो ऑब्वियस है इन बातों को लेकर के वहां के लोग जो है नेशन के लिए अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी अ पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट एंड किंगडम्स। इटली बहुत छोटे छोटे प्रोविंस में बटा हुआ था, तो इस बात के अगेंस्ट थे ग्यूसेप मजीनी। ये चाहते थे कि इटली भाई लंबे समय तक पैचवर्क यानी कि छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे किंगडम्स में ना बटा रहे, बल्कि ये यूनाइट हो, और यूनाइट होगा तो फोर्ज इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक, एक रिपब्लिक के कंट्री के तौर पे आए। और यूनिफिकेशन अलोन कैन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी, यानी अगर इटली में स्वतंत्रता, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सारी चीजें चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए, तो यूनिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। इस चीज को एम्फसाइज करते हैं ग्यूसेप मजीनी, एक बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी जिनका एक सिग्निफिकेंट रोल रहता है इसमें, उनका आइडिया कहता है ग्यूसेप मजीनी का, ठीक है। फॉलोइंग दिस मॉडल, कौन से मॉडल, सीक्रेट सोसाइटी वाले मॉडल को फॉलो करते हुए, क्योंकि सीक्रेट सोसाइटी जो है कहीं ना कहीं रेवोल्यूशनरीज को ट्रेन करती थी, ठीक है, वो आइडियाज को स्प्रेड कर रहे थे। तो इसी मॉडल को फॉलो करते हुए कई सारे सीक्रेट सोसाइटी सेटअप किए गए, जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, इन सभी यूरोपियन कंट्रीज में सीक्रेट सोसाइटी को सेटअप किया गया।
इसी काम के लिए ताकि वो मोनार्क को अपोज कर सके, ठीक है। मजीनी relentlessly opposing to the monarch, निर्दयता कठोर तरीके से वो मोनार्क सिस्टम को अपोज करते रहे कंटिन्यूअसली। एंड हिज विजन, उनका ये विजन है जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का, कंजर्वेटिव्स को लगातार डराता रहा। कौन कंजर्वेटिव? जो 1815 के बाद दोबारा से स्टैब्लिश हुए थे, ठीक है। मेटरनिक, जो कांग्रेस ऑफ वियना को होस्ट किए थे, चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया, इन्होंने इन्हें डिस्क्राइब किया, इनको मेटरनिक को, कि ही इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी फॉर आवर सोशल ऑर्डर। कौन सा सोशल ऑर्डर? कंजर्वेटिव्स। 1815 के बाद जो कंजर्वेटिव्स दोबारा से स्टैब्लिश हुए थे, वो सोशल ऑर्डर की बात कर रहे हैं मेटरनिक, और मेटरनिक उनको डिस्क्राइब करते हैं इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी फॉर आवर सोशल ऑर्डर। तो होपफुली आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। कौन थे रेवोल्यूशनरीज, क्या है उनका ऑब्जेक्टिव, और यूसिफ मजीनी कौन है, उनके आइडियाज क्या है। इसमें से दो छोटे छोटे टॉपिक, जैसे कि यूसिफ मजीनी के बारे में लिखना हो या फिर उनका आइडियाज, ये स्टेटमेंट जरूर याद रखिएगा। He believed that God had intended nation to be a natural unit of mankind, और एक स्टेटमेंट ये ड्यूक मेटरनिक के द्वारा, कि जब भी उन्होंने मेटरनिक के लिए कहा तो द मोस्ट डेंजरस एनिमी फॉर आवर सोशल ऑर्डर, ऐसा इसलिए क्योंकि वो एक डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कंट्री चाहते थे। यहाँ पे जो मोनार्क एस्टेब्लिश हुआ था 1815 के बाद, तो इसी को उखाड़ फेंकना चाहते थे। थैंक यू वेरी मच।